नमस्कार, मेरा नाम है नहार सिंह और विचार मंच रेवाड़ी के आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के पूर्व चेयरमैन व इस क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश यादव जी हैं। मैं डॉक्टर साहब का विचार मंच रेवाड़ी के सभी श्रोताओं की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पहले वाइस चेयरमैन के रूप में और उसके उपरांत बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का इनका कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हर प्रकार से परीक्षा के क्षेत्र में, मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपने जो हमारी परीक्षा प्रणाली थी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और उसमें सबसे पहले नाम आता है कि आपने प्रश्न पत्रों पर QR कोड स्थापित करवाए, जिससे नकल रोकने में बहुत सहायता मिली। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब सर्वप्रथम आप हमें बताइए। जी जी नाथ सिंह जी, देखिए हरियाणा के अंदर जब मैं वाइस चेयरमैन था बोर्ड का, तब अक्सर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाते थे जी। और बड़े ही एक दयनीय स्थिति होती थी सेंटर की, यानी छत पर, जंगलों पर इधर उधर बच्चे चढ़ जाते थे, नकल फेंक रहे होते थे और मीडिया उनकी फोटो खींच खींच के अगले दिन अखबार में सुर्खियां बनती और पुलिसमैन साथ में खड़े हैं, देख रहे हैं, वो भी लाचार बेबस रहते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इस पर जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने मंथन शुरू किया। जब मैं वाइस चेयरमैन था तभी शुरू कर दिया था कि भाई इस प्रणाली को, इस चीज़ को कैसे रोका जाए जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इतना बड़ा चैलेंज था कि बोर्ड की स्थापना 69 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1970 में सबसे पहली परीक्षा ली, तब से लेकर अब तक कभी कोई परीक्षा के अंदर नकल नहीं रुक पाई थी। एक नाम आता है चेयरमैन राजा राम जी का, कहते हैं उनके टाइम पर उन्होंने सख्ताई करके नकल को रोका था, लेकिन वो भी लिमिटेड तरीके से रुक पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समा बदला तो टेक्नोलॉजी आती गई। अब व्हाट्सएप आ गया, 2 मिनट में फोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल जी। और उसको हम पता नहीं कर पाते थे कि कहाँ से। तो ये जो इसका दायरा बढ़ गया था एक तरह से पेपर आउट होने का, तो मन में विचार आया, गहनता से अध्ययन किया। फिर मैंने कहा क्वेश्चन पेपर कहाँ से आउट होता है ये पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, उसके ऊपर ज़ीरो इन किया जाए जी। तो मैंने कुछ प्रिंटर्स से थे बातचीत की, कईयों ने हाथ खड़े कर दिए, सर पॉसिबल नहीं है ये सब, आपका जो विचार है इसको लागू करना। मैं नेट पे गया और सिलेक्शंस मैंने सर्च की, फिर एक प्रिंटर बना, उन्होंने कहा कि सर हम कर सकते हैं। और बातचीत में ये क्या है कि भाई उनकी जो मशीन्स थी वो जो एनालॉग में थी उसको हाइब्रिड मोड में बनाया जाए, कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कर करा के हम इसको कर लेंगे। यानी अल्टीमेटली मैंने जो सर्च की, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि हो सकता है ये। और समय बहुत कम था, लेकिन मैंने कहा हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और QR कोड लगा दिए जाएं। अगर वो पेपर आउट होता है उसका सारा बैकएंड पे डाटा हमारे पास रहेगा और हम इमीडिएटली बता देंगे कि किस बच्चे का किस सेंटर से पेपर आउट हुआ है। शुरू में मैंने इसको कई मंचों पे भी बताया जी। जब डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने करनाल के अंदर एक कम से कम 1000 स्कूल के प्रिंसिपल्स आए थे जो लो परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, तो उस दौरान भी मैंने बताया था कि इस तरह का हमने किया, पकड़े जाएंगे। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, जैसे ही पेपर पहले दिन आउट होगा ना, हम मात्र 20-25 मिनट में वहाँ पहुँच गए। उसके बाद सबको पूरे हरियाणा में विश्वास हो गया कि ये बहुत कारगर काम करता है। वास्तव में QR कोड की सहायता से ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है ये पेपर किस सेंटर से आउट हुआ है, उससे भी किस कमरे से आउट हुआ है और किस रोल नंबर का ये पेपर है, यहाँ तक कि आप उसकी जांच कर सकते थे। बहुत अच्छा क्रांतिकारी सुधार आप बोर्ड को एक बात बताना चाहूँगा, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा कि पहले साल में ही जब ये शुरू हुआ तो हमारी नकल का जो रेट है ना
जो नंबर ऑफ अनफेयर मींस केसेस बनते हैं, क्योंकि पहले नकल हर बच्चे के पास तकरीबन पहुंचती थी, तो केसेस भी बहुत ज़्यादा है। आप हैरान हो जाएंगे कि वो 60% कम होगी पहले साल में जी। तो अनफेयर मींस केसेस एकदम घट गए। जो हम कम से कम 15-20 दिन महीने चलाते थे अनफेयर मींस कमिटीज़ बना के 100-150 कमिटीज़ बनती थी, वो आप मान के चलिए 60% डाउन हो गई। एक डॉक्टर साहब, आपके नाम एक और रिकॉर्ड स्थापित किया आपने कि आपने 12वीं की परीक्षाओं के मात्र 27 दिन बाद आपने बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और यही करिश्मा आपने 10वीं की परीक्षाओं में भी किया। HTET में भी आपने बहुत शीघ्रता से परीक्षा परिणाम जारी किए। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, बहुत जल्दी परिणाम आना जी, उसके लिए आपको एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करनी पड़ती है जी, सिस्टम बनाना पड़ता है पूरा प्लान के अकॉर्डिंग, कब क्या, और कोई भी जो डेडलाइंस आप तय करते हैं उसको आप ध्यान रखें, उस डेडलाइन तक आप काम कर लें। हमारे यहाँ पर डेडलाइंस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर रखता था और पूछता था कि डेली बेसिस पर मुझे अधिकारी है रिपोर्ट करेंगे, अगर कोई डेडलाइन पार होती है तो मैं जाके वहीं बैठ जाता था। मैंने कहा आज इसको फिनिश करके हम काम लेंगे। तो हमने 12वीं का रिजल्ट 3 अप्रैल को आखिरी पेपर हुआ था और 30 अप्रैल को मात्र 27 दिन में, जो कि इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड का फास्टेस्ट रिजल्ट था। लोग हैरान थे और विश्वास नहीं हो रहा था कि रिजल्ट आ गया है कि वो अगले दिन जब उन्होंने अखबारों में पढ़ा और कईयों ने जो वेबसाइट पे गए, विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को कि ये इतनी जल्दी भी संभव हो सकता है। और ऐसे ही हमारा HTET का रिजल्ट 55 से 60 दिन, इससे पहले कभी भी नहीं आया था रिजल्ट। ऑन एन एवरेज 55-60 दिन के अंदर रिजल्ट आता था, और उस रिजल्ट को हमने मात्र 2 HTET मैंने करवाए, दोनों का रिजल्ट 14 दिन के अंदर अंदर हमने दे दिया। जी डॉक्टर साहब, आपके इसी प्रकार के नवाचारों से प्रभावित होकर आपको स्कॉच अवार्ड भी उस दौरान प्राप्त हुआ था। तो ये शायद आपने जो ये नवाचार बोर्ड में लागू किए, इनका ही परिणाम था। देखिए, स्कॉच अवार्ड बड़ा ऑनेस्ट अवार्ड है, एक तरह से देश में गवर्नमेंट सेक्टर के तक नोबेल पुरस्कार है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो ये इसके अंदर क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत हाई लेवल की जुरी इनकी होती है। ऑनलाइन आपका इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, कम से कम ये 8 से 9 महीने का प्रोसेस है कंप्लीट। इसके दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नवाचार, ये दिया जाता है नवाचार के लिए, यानी ऐसा नवाचार जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी या बेनिफिट उस समाज या सोसाइटी को मिलता हो और एक रेपुटेशन बिल्डिंग अप हो। तो हमने इसके लिए कंटेस्ट किया और इस नवाचार के लिए हरियाणा विद्यालय स्कूल को गोल्ड कैटेगरी का स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया। तो ये एक उपलब्धि, इससे बोर्ड की रेपो बिल्डिंग भी हुई है। आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में आमंत्रित किया जाता है। तो NEP में, NEP 2020 की यदि मैं बात करूं, तो उसमें आपने बहुत से सेमिनार इस तरह से एक मुख्य वक्ता के रूप में, इसका भी आपका राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक बड़ा नाम रहा है। देखिए, इसमें मैंने 2 जगह लेवल पे काम किया। एक तो NCERT के साथ NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग एक समकक्षा की पॉलिसी डेवलप करने की है भारत सरकार ने, और ये जिम्मा NCERT को दिया हुआ था। NCERT ने कुछ चेयरमैन को बुलाया था और उनके साथ मंथन शुरू किया, क्योंकि NEP 2020 पे मेरा एक बहुत ही गहन अध्ययन है हर लेवल पे, हर तरह से। तो उसका गहन अध्ययन का फ़ायदा ये हुआ कि जब वो जो ख़ास तौर पे इक्वलेंस ऑफ बोर्डों की समकक्षा की जो पॉलिसी बन रही थी, उस पर मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर NCERT की जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने विशेष तौर से मुझसे आग्रह किया कि आप इस पॉलिसी को पूरी तरह डेवलप करने में NCERT की मदद करें, और मैंने जाकर अपना समय देकर अपना मेजर रोल जो है उसके अंदर प्ले किया, और सभी बोर्ड समकक्षों, उनके पैरामीटर्स, उनकी पॉलिसी, उनका फ्रेमवर्क डेवलप करने में मैंने NCERT की पूर्णतः मदद की, और आज वो डेवलप हो गया। कोप्से में भी आपका बड़ा रोल रहा है। हाँ, कोप्से यानी काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, एक ऐसी संस्था है जिसके 69 बोर्ड्स मेंबर्स हैं। CBSE ने इनिशिएटिव लेके इसको इस्टेब्लिश किया था, और अभी उसको मान लीजिए कि
60 साल के आस 55-60 साल तो उनको हो गए हैं कोप्से को। हर साल हमारा 3 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता रहता है, कॉन्फ्रेंस होता रहता है और कोई ना कोई बोर्ड उसको होस्ट करता है। मैंने 4 कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए और 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था कोप्से का, वो तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ही होस्ट किया था चंडीगढ़ के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बोर्ड्स का था। इसमें 5 इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं, जिसमें IB जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड नेदरलैंड्स का, जो कि 140 देशों में ऑपरेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, बोर्ड 40 देशों के अंदर ऑपरेट कर रहा है। IB जो बोर्ड है वो ऑपरेट करता है, एशिया में, इंडिया में भी है और साथ में इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल्स उससे एफिलेटेड हैं। और साथ में ही जैसे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल असेसमेंट्स और मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट, नेपाल एग्जामिनेशन बोर्ड, भूटान एजुकेशन बोर्ड, इन सब ने भी उस कोप्से कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने होस्ट किया था उसमें वो आए थे। NEP 2020 का जो 4 साल पूरे हुए तो एक राष्ट्रीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम मानव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था दिल्ली के अंदर जी। उसमें डिजिटल इवैल्यूएशन पे विशेष तौर पे मुझे मुख्य वक्ता के तौर पे भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने आमंत्रित किया था। तो डिजिटल इवैल्यूएशन एक बहुत ही अहम जो कड़ी है जो देश के अंदर सभी बोर्डों की समकक्षता को जो डेवलप करने में सहायक है। डॉक्टर साहब, डिजिटल इवैल्यूएशन की बात आती है तो आपने अपने कार्यकाल के समय 2 बार डिजिटल इवैल्यूएशन करवाया, लेकिन कुछ कारण रहे कि वो मुख्य रूप से वार्षिक परीक्षाओं में डिजिटल जो मार्किंग है वो लागू नहीं हो पाई। और ये देखिए, ये उस तरह का सुधार है, इसको आप कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, 1 2 साल, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का यूज है इसमें और इसमें जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, तो ये लागू नहीं हो पाई। इसके क्या कुछ कारण रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमने कब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो एक तरह से हमारे पायलट प्रोजेक्ट हो गया। वहाँ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या खामियां रह गई हमारे पास, तो उनको हमें बखूबी से जो है एक तरह से इवैल्यूएट करने का हमारे पास मौका रहता है। फिर क्या है, उनको हम नोट करके और जल्दी से फिर उनको हम लोअर स्केल पे है तो बहुत जल्दी एलिमिनेट भी कर सकते हैं उनको, ताकि जब आप लार्ज स्केल बेसिस पर आप करें तो वो कमियां या खामियां आपके सामने ना रहे। ठीक बात। डिजिटल इवैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत वंडरफुल ऑटोमेटेड प्रोसेस है और मैंने तो इसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जो है इंटीग्रेट करा दिया था जी। अभी देखिए, जैसे ही सबसे पहले तो आपको आंसर शीट भेजने की जरूरत ही नहीं है, जी, आपको स्कैन करे वहीं रख लिया जी। फिर टीचर्स को क्या करता था, पहले हम लोग ABCD 4 कोड होते थे, उन कोडों को अलग अलग देते थे एग्जामिनर में, आप A लो, आप B, बांटना पड़ता था जी। अच्छा, फिर लाना ले जाना, बांटना, फिर उसके बाद मार्क्स जी लगाना, फिर टोटलिंग करना। टोटलिंग में गलती होने की संभावना कम है क्योंकि सारा काम सब ऑटोमेटिक है। टोटलिंग के लिए हम लोग चेकिंग असिस्टेंट लगाते थे हर जगह जी, उसकी भी जरूरत खत्म होगी। यानी इतने सारे प्रोसेसेस जो मैनुअल इंटरवेंशन था वो खत्म हो गए, जिनके अंदर गलती की बहुत सारी संभावनाएं होती थी। इसमें ऑटोमेटिकली टोटलिंग ऑफ मार्क्स है। बच्चे ने कई बार क्या करता है, स्टूडेंट बड़ा चालाकी से एक सवाल को जो जवाब वो 2 बार लिख देता है, तो ऑटोमेटिकली ये पकड़ देगा, ऑलरेडी दे रखा है, इसको एलिमिनेट कर दिए। स्टेप वाइज मार्किंग है, वैल्यू पॉइंट्स हैं, और AI के अंदर तो हमने ऐसे किया था कि आंसर स्क्रिप्ट का, अच्छा बच्चे कई बार बहुत इस तरह से लिखते हैं कि टीचर के माइंड पे बड़ा स्ट्रेस पड़ता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है। AI तो क्या करती है, उसको पढ़ कर अपने आप उसको प्रिंट फॉर्म में दे देगी आपको, वो डिस्प्ले हो जाएगा। टीचर अगर मान लीजिए अभी कॉपी चेक कर रहा है, उसको कोड सा कोड चुनना है, वो बिगनिंग में चुन लेगा कि मुझे ये कोड चाहिए। कुछ बोर्डों में ये लागू है। देखिए, इसका पहला प्रयास CBSE ने किया था जी, लेकिन CBSE उस टाइम पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। और मुझे ध्यान है वहाँ के जो IT के हेड हैं CBSE का, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मेरा वक्तव्य भी सुना था ऑनलाइन जी, और वो मुझे कांग्रेस कर रहे थे। मेरी कम से कम आधा पौना घंटा बात चली उनसे, और वो कहने लगे, सर हेड्स ऑफ टू हरियाणा एजुकेशन बोर्ड कि जो हम नहीं कर पाए, जो हमारा एक ड्रीम था, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने देश के अंदर सबसे पहले करके दिखाया। तो
ये अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा जी। क्योंकि एनईपी में तो इस बार 2024-25 में जी। सीबीएसई ने 1-2 पेपर्स में, खासतौर हिंदी पेपर में जो है डिजिटल इवैल्यूएशन करवाया है। यानी कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पे हो गई है और इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये चैलेंज लिया और बोर्ड ने इसे सक्सेसफुल, कामयाब, क्योंकि पहले तो कुछ एक यूनियंस के भी ऑब्जेक्शंस आए थे जी, जी। कि ये पॉसिबल नहीं होगा। एक बार हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक होगी तो कुछ 1-2 जगह टाइम पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं खुद उन डिजिटल इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुंचा, एक की प्रॉब्लम जानी और चौतरफा बोर्ड के अधिकारी मैंने सेंटरों पे पोस्ट कर दिए थे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये प्रक्रिया आपके समय में लागू रही, 2 बार आपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया, लेकिन बाद में ये एग्जैक्टली क्या है, वो आज तक मैनुअल है डॉक्टर साहब, मैनुअल है, शायद उस पर आगे लेकिन जो प्रोग्रेसिव बोर्ड्स हैं, अच्छे बोर्ड्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे, मेरा जो मानना ये था कि बोर्ड अपना स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली जो है डिजिटल तरीके से खुद की डेवलप करे, जी जी, ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम हमारा डेवलप हो जाए और बहुत सस्ता सिस्टम हो जाए, और ये पॉसिबल था। लेकिन इसके लिए बहुत एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और अगर ऐसा करेंगे तो ये हो भी सकता है। बहुत अच्छा किया था डॉक्टर साहब उस समय। और एक आपने जो प्रश्न पत्र तैयार करने का जो पैटर्न है, उसमें भी सुधार के प्रयास किए थे, और वो सुधार के प्रयास अब भी जारी हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, उसमें काफी अच्छा सुधार किया था, तो उसके बारे में भी आप अपनी बात रखें। देखिए नाज सिंह जी, क्या है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, एक मेन की सबसे पहले थी, टीचर जो है वो इस शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु है जी, धुरी है वो, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसकी एबिलिटीज़, उसका मान सम्मान, हर चीज़ बढ़नी चाहिए जी। तो सबसे पहले हमने उनकी ट्रेनिंग्स के लिए, और दूसरा एक रटन पद्धति को हटाकर एक कैंडिडेट को, एक टीचर को और एक स्टूडेंट को एक थिंकिंग क्रिएचर बनाया जाए। यानी जो रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं, जिसे हम कहते हैं ना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, ओके, ये ना पूछे जाएं या कम से कम पूछे जाएं, और हाउ, व्हाई, इंटरप्रेट, एलुसिडेट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉ कंक्लूजन, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएं, जिससे बच्चे को उस ज्ञान का विश्लेषण करने का उसको अवसर मिले। तो इसके लिए जो पेडागॉजिकल प्लान्स है, सिस्टम है, टीचर्स ट्रेनिंग है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और हमने देश के 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो सीबीएसई के साथ और बाडी बोर्डों के साथ भी काम करते हैं, से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नॉन फाइनेंशियल MOU हमने से साइन किया। यानी वो बोर्ड को कुछ नहीं देना है, सिर्फ बोर्ड को अपना परिसर और टीचर्स उपलब्ध करवाने हैं, सारी ट्रेनिंग और खर्चा वो अपना खुद करेंगे। और एक अजीम जी प्रेम यूनिवर्सिटी, 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने MOU साइन किया उस टाइम पर, और बहुत सारे बदलाव जो है पेडागॉजिकल प्रोसेसेस, एजुकेशन विंग्स में हमने किए। डॉक्टर साहब, आपके रहते हुए बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपने काफ़ी ध्यान दिया। यहाँ तक रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जी, ये बोर्ड का एक मेन डोमेन भी है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आप अपने शिक्षकों की डाइट के थ्रू करवा लेते हैं जी, लेकिन आप देखिए कि इतने ही स्टूडेंट जी प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं, शायद ज़्यादा पढ़ते हैं। सीबीएसई जी गवर्नमेंट और प्राइवेट को साथ लेके चलती है। अब सीबीएसई में देखा जाए तो मैक्सिमम 80% स्कूल तो उनके पास प्राइवेट है। ठीक बात। 30,000 के करीब स्कूल्स होंगे तो मोर देन 20,000 तो उनके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, 10,000 के करीब उनके पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ITBP, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया, इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं है। तो वो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही हमने भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को साथ लिया, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बराबर इसलिए हैं क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के लिए दोनों के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो उसमें हमने
दोनों टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, सबको बुलाया और साथ में जो है उनके सुझाव लिए और ट्रेनिंग प्रोसेस ऑन की। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक है, मेरे से पूर्व जो चेयरमैन थे डॉक्टर जगबीर जी, उन्होंने हमारे यहाँ अटल सभागार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्फ्रेंसेस हाउस, ऑडिटोरियम्स वगैरह बनवाने का प्रोसेस ऑन कर रखा था, वो चल रहा है। हाँ, लेकिन मैंने उन्हीं का उपयोग करके, अभी हालांकि वो पूरा नहीं हुआ है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, लेकिन वो एक सिस्टम बनेगा। मेरा अपना जो इरादा था कि एक टीचर होम हमारे वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में था, वो उसको, उसकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी, उसको डेमोलिश करके नया वर्ल्ड क्लास टीचर होम बनाया जाए, जिसके अंदर कम से कम 100-125 जो है टीचर्स के रुकने की वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो और ये देश का जो है सबसे अच्छा टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बने। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पूरे विश्व के अंदर सभी बोर्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मॉडल संस्कृति विद्यालय है, पीएम श्री विद्यालय है और ये वो विद्यालय हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अच्छी है। और ये जो विद्यालय है ये चले गए सीबीएसई के अंडर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रभाव में, और उसके आर्थिक स्रोतों में कमी आई है। यदि मैं यूं कहूं कि इससे कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि भाई शायद सरकार ने अगर इन विद्यालयों को सीबीएसई के अंडर किया है तो ये मान के चला जाता है कि सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो ये बड़ा प्रश्न होता है कि अच्छे विद्यालयों को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, इससे क्या बोर्ड की रेपुटेशन डाउन होती है? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं, क्योंकि ये जो निर्णय है विद्यालयों को एफिलिएट करने का, ये सरकार का अपना प्रोरोगेटिव है जी। और मेरा ये मानना है कि जो बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड्स मैंने देखा है, गुजरात एजुकेशन बोर्ड है, मैं वहाँ का भ्रमण करने गया था जी। वहाँ का विद्या समीक्षा केंद्र जो है पूरे देश के लिए एक तरह का उदाहरण बना और एनसीईआरटी ने भी अपना विद्या समीक्षा केंद्र की जो प्रेरणा वहीं से ली जी। हरियाणा, वहाँ के गुजरात बोर्ड के अंदर एक भी, गुजरात सरकार का एक भी विद्यालय सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं है। ऐसे ही तमिलनाडु में मैंने देखा, इंडिया के बेस्ट एजुकेशन बोर्ड्स में आता है, केरला एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया है जी और उत्कृष्टता की और गए हैं जी। वहाँ का सक्सेस रेट, आंध्रा बोर्ड देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड से मात्र एफिलेट करने से विद्यालय की गुणवत्ता नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स भी, तो एनालिसिस हैं, तो वो आपके सामने साथ खुद आएंगे जी जी। कि जो सीबीएसई में गए थे उनका रिजल्ट्स कैसे क्या रहा था। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, सिस्टम बढ़ने से, सुविधाएं बढ़ने से नेचुरली उन स्कूलों की तरफ जो है स्ट्रेंथ उनकी बढ़ने शुरू होती है। इवन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या कोई भी सरकारी स्कूलों से ही, अगर मान लीजिए एक आपने संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, तो आसपास के बाकी सरकारी स्कूलों के बच्चे छोड़कर उसमें चले जाते हैं। ये बिल्कुल ये प्रक्रिया होती है। हाँ, लेकिन ओवरऑल अब आप देखेंगे तो मैंने वगैरह से अध्ययन किया कि मेरे कार्यकाल के दौरान जो इन्हीं सीबीएसई से एफिलेट किए गए स्कूलों की 12वीं के बच्चों की जो संख्या बैठने वाली थी वो 5000 कम हुई थी। अच्छा, हाँ, तो बड़े, मैं डाटास के ऊपर बात करता हूँ, कोई हवाई बातें नहीं करूँगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर ऐसा था तो बहुत एक्सपोनेंशियली सारी स्ट्रेंथ बढ़ जाने चाहिए थे जी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो खाली हो जाने चाहिए थे। बात यह है कि आपके प्रोसेस और सिस्टम अच्छे होने चाहिए जी। अगर जहाँ तक करिकुलम का बात रहा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा और सीबीएसई का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज के दिन भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो करिकुलम है देश के अंदर सबसे बेस्ट करिकुलम है जी। उसका कारण मैं बताऊं कि मैंने जब मेरे चेयरमैन होते हुए मैंने एक कमेटी बनाई और मैंने कहा सीबीएसई का हरियाणा बोर्ड का जो करिकुलम है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। उसके अंदर पहले साल में तो वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का एक ही सिलेबस रहा। फिर मैंने कहा एग्जामिनेशन पैटर्न भी हमारा
सेम हो, एनईपी के अकॉर्डिंग हो, एनसीईआरटी ने जो बुक्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हो। वो हुआ। उससे अगले साल जब अध्ययन करने की टीम बैठी तो पता चला कि कुछ टॉपिक जो नीट में और आईआईटी में आते हैं वो सीबीएसई के अंदर भी नहीं थे और हमारे में भी नहीं थे। मैंने कहा उन टॉपिक्स को आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के करिकुलम में डालिए ताकि बच्चे कम से कम उस टॉपिक से अपने आप को फैमिलियराइज करें और वो जो करिकुलम है इवन सीबीएसई से बेहतर बना। जी। तो करिकुलम में कोई फ़र्क नहीं है, बेटर है और सर्वश्रेष्ठ है। जी। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टर ग्रुप सनग्लो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो ये जो आपका यहाँ का जो अनुभव है, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो एक प्रशासनिक जो अनुभव आपने यहाँ से ग्रहण किया, इसका क्या रोल आपको या इस अनुभव का क्या फायदा आपको मिला? देखिए, दोनों तरफ बोर्ड का भी एक प्रशासनिक अनुभव और यहाँ का शिक्षा के अंदर अगर आप ग्रास रूट लेवल पर हैं जी, तो आप ये मान के चलिए आप जड़ों से जुड़े हैं। मोदी जी हमारे स्वयंसेवक रहे जी, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, लोगों के बीच में काम किया, समाज के बीच में काम किया। एक अनुभव उनको जो जीवन का मिला आप रहते हुए, तो उसका जो फ़ायदा है अल्टीमेटली आगे जाकर व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि एक ज़्यादातर आप देखेंगे हमारे अधिकारी हैं जो बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरीज वगैरह हैं, विद्यालय का वास्तविक अनुभव नहीं है उनको। मुझे वास्तविक अनुभव होने का चलाने की, चाइल्ड की साइकोलॉजी है, टीचर की साइकोलॉजी, सब कुछ समझने, पेडागोजिकल प्रोसेसेस, एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। अगर मैं ये कहूँ कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके साथ है, तो बिल्कुल वो ज़्यादा रहा मेरे साथ। तो नेचुरली जो भी मैंने निर्णय लिया, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज थी, तो सारे के सारे मेरे निर्णय सही और कारगर साबित हुए और हर निर्णय से एक न एक बदलाव देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉलेज वाइज भी मैं सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ इससे पहले जी। हाँ, एज अ ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर ऑफ सीबीएसई, वहाँ पर भी मैंने अनुभव लिया। रूल्स रेगुलेशंस जी, और जैसे एग्जामिनेशन बायलॉज है, एफिलिएशन बायलॉज हैं, प्रोसेसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे हरियाणा एजुकेशन 2003 है, हर चीज़ पर, हर स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट बॉन्ड पे मेरी एक बहुत मास्टरी रही है और इसका अनुभव और इसका लाभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए इतना समय दिया। मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपने सभी श्रोताओं की ओर से समय देने पर, हमसे बातचीत करने पर आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आपके विचार मंच को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही सभी के विचार समाज में फैलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमस्कार।